कोरोना महामारी का प्रकोप भारत पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण अब तक सबसे कारगर हथियार रहा है, मगर अब इसकी रफ्तार पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। कोरोना महामारी के बीच कई राज्यों में टीकाकरण पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और कर्नाटक में टीके की कमी के चलते टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे देश की कई बड़ी खबरों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर ही सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, तत्काल खत्म हो किसान आंदोलन। किसानों की आवाजाही से गांव में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। दिसंबर तक सबको लग जाएगी वैक्सीन। सरकार ने तैयार किया 216 करोड़ डोज का पूरा रोड मैप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को सरकार देगी 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन। भोपाल में मास्क न पहनने वालों पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई। 36 व्यक्तियों पर किया 3,600 रुपए का जुर्माना। कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी उछाल से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 20 मई को जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के 50 कर्मचारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। अगले सप्ताह से भारतीय बाजार में मिलेगी रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक। जल्द ही देश में होगा इसका उत्पादन। अब विस्तार पूर्वक खबरों को जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, रद्द किए गए इन बैंकों के लाइसेंस। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जिन बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है उनमें बगनान और यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक शामिल है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों की अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के बारे में पता लगाने के बाद यह निर्णय लिया है। आरबीआई ने 10 मई 2021 को एक आदेश में कहा, जमाकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी के लिए धन्यवाद। हालांकि जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का दावा लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। आरबीआई ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए बैंक अपने जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले को कम करने के लिए 5 मई से राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी। इसके बाद फिर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जानकारी देते हुए लिखा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अतः बिहार में अगले 10 दिनों के लिए अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। आज 22 दिनों के बाद एक दिन में नए संक्रमितों की संख्या 10,000 के नीचे आई थी। आज राज्य में 9,863 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 99,623 पहुंच गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने लीव ट्रैवल कंसेशन स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की डेडलाइन 31 मई 2021 तक बढ़ा दी है। दूसरे शब्दों में समझे तो केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सभी बिल 31 मई 2021 तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले केंद्र ने इस स्कीम की डेडलाइन 1 महीना बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसका ऑफिस मेमोरेंडम पहले ही जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल में पेमेंट की तारीख 31 मार्च 2021 तक की होनी चाहिए। आसान शब्दों में समझे तो केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से स्कीम का फायदा लेने के लिए की गई खरीदारी 31 मार्च 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा।
साफ है कि स्कीम की डेडलाइन बढ़ने से उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण क्लेम करने के लिए समय पर बिल जमा नहीं कर पाए थे। कोविड-19 के कारण लोगों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ गया था। बड़ी संख्या में कर्मचारी लीव ट्रेवल अलाउंस का फायदा नहीं ले पाए थे, जो उनके सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इलाज के लिए गुरुवार को दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेजा गया। उन्हें 32 साल पुरानी एक अपहरण के मामले में 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और सुपौल जिले के बीरपुर उपकारा में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि पप्पू यादव की स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए बुधवार को उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए मेडिकल टीम गठित की गई थी। टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि पप्पू यादव को इलाज के लिए उच्च उपचार केंद्र में भेजने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर उनको बीरपुर से DMCH भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पूर्व सांसद को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ DMCH भेजा गया है। गौरतलब है कि बिहार के एक भाजपा सांसद निधि से खरीदे गए दर्जनों एम्बुलेंस के कोरोना महामारी के बावजूद इस्तेमाल नहीं किए जाने को उजागर कर हाल ही में सुर्खियों में आए पप्पू यादव को पटना पुलिस ने पिछले मंगलवार को उनके पटना स्थित आवास से लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया था। बाद में मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने में वर्ष 1989 में दर्ज एक मामले में फरार रहने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया गया था। मंगलवार की देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई के बाद पप्पू यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सुपौल जिले के बीरपुर में क्वारंटाइन उपकारा में भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद ही पप्पू यादव अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और प्रशासनिक पहल पर बुधवार की संध्या उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। वीरपुर से भारी सुरक्षा के बीच DMCH पहुंचे पप्पू यादव को व्हीलचेयर के सहारे अस्पताल के अंदर ले जाया गया था, जहां पहले से तैनात चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और तत्काल उन्हें अस्पताल के मेडिसिन विभाग के ICU में शिफ्ट कर दिया। दरभंगा पहुंचने पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनके किडनी में और पीठ में भी दर्द है तथा उन्होंने कुछ दिन पहले ही गोल ब्लेडर का ऑपरेशन करवाए थे। उन्होंने कहा कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया वह सही नहीं है। पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि कोरोना काल में वे इन्हें लोगों की सेवा करने दें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आज गोलोकगंज में उस समय लोगों ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला मतभंगा से सीतलकुची जा रहा था। इस दौरान लोगों ने सड़क के दोनों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, जहां काले झंडे दिखाए जाने का गुस्सा राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना राज्य सरकार पर उतारी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल की कूच बिहार दौरे की निंदा की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना अपना गुस्सा पश्चिम बंगाल सरकार पर उतारा। राज्यपाल ने कहा कि यह कानून के शासन के पतन है। मैं इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने लोगों की आंखों में पुलिस का खौफ देखा है। वे पुलिस के पास जाने से डरते हैं। उनके घर लूटे गए। मैं वास्तव में हैरान हूँ। यह लोकतंत्र का विनाश है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिए हैं और जंगलों में रह रहे हैं। महिलाएं मुझसे कहती है कि वे गुंडे एक बार फिर वहां आएंगे और राज्यपाल के सामने सुरक्षा की ऐसी विफलता है। मैं इस पर हैरान हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री का व्यवहार उचित नहीं था। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ था। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान 10 अप्रैल को केंद्रीय अर्धसैनिकों की गोली से जोरपातकी में 4 लोगों की मौत हुई थी। वहां पर भी राज्यपाल के दौरे की आलोचना करने वाले पोस्टर दिखाई दिए। सीतलकुची में पहली बार मतदान करने आए एक मतदाता की मौत मतदान केंद्र पर कतार में खड़े होने के समय हो गई थी।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने उद्देश्य से बच्चों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड और आईसीयू बनाने की अभी से तैयारी करने का राज्य सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कल ट्वीट कर कहा कि 2 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण को लेकर विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक को टीके के दूसरे एवं तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दी है। अच्छी बात है कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए जिन केंद्रों को चुना गया है उनमें पटना का एम्स भी शामिल है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर ही सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।